गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो काफ़ी बातें आपने ऑलरेडी शायद कर चुके हो आप कमेंट सेक्शन में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। पहला चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर का। तो पूरा सिलेबस पहले मैं डिस्कस करूंगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि ईपीएफओ का जो एओ ईओ का पेपर है और जो एपीएफसी का पेपर है, दोनों में ही कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पेपर्स में अगर मैं देखूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर मैं बात करूं, तो 9-10 क्वेश्चन, टू बी एग्जैक्ट अगर देखें तो 8 सवाल आए थे ईओ वाले पेपर में जो 21 में कंडक्ट हुआ था, और जो 2015 वाला पेपर था एपीएफसी वाला, उसमें 9 क्वेश्चन थे हमारे कंप्यूटर के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट है। तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से आप सभी ने पढ़ना है, क्योंकि मेरे द्वारा बोली गई हर एक लाइन एक एमसीक्यू बन सकता है। कंप्यूटर में इतना इतना ज्यादा फैक्चुअल है ये कि एक लाइन अगर मैं कोई बोल रहा हूं, एग्जामिनर उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कंप्यूटर है। बिल्कुल जो आपका सिलेबस है उसके साथ ही मैंने लेक्चर को सिंक किया है, और मैंने अपनी तरफ से कुछ भी मिस नहीं किया है। ठीक है, पीपीटी में भी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ ही लिख दिया जो इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अगर कुछ मिस होगा, कॉपी पेन आप सभी रख लेना अपने पास, वो आप साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है, जो नोट्स होंगे, नोट्स की फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो आपको ये जो पीपीटी है ये भी पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, प्लस जो आपके क्लास नोट्स होंगे, जो अलग से आपको नोट्स दूंगा, वो भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। मतलब हर लेक्चर के साथ आपको 2 फाइल्स मिला करेंगी, एक तो पीपीटी और दूसरा पीडीएफ। ठीक है जी, क्लियर? अरे कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ठीक है, हाँ, बाकी इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है जी, आप टेंशन मत लो बच्चे, आप फिक्र मत करो, एक बार सिलेबस देख लेना, वो सारा आपका वही सिलेबस है जो आपके पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करें आज की क्लास फिर। हाँ जी, क्लास शुरू करें। किस लाइन में आ गया हूँ? वैसे वैसे मेरी लाइन यही है। तो आई एम ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएशन मेरी कंप्यूटर साइंस में ही है। मैथ में एडिशनल भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट मेरे ही हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले सिलेबस समझ लीजिए जो जो आपने पढ़ना है। अगर हम बात करें यूपीएससी, ईपीएफओ, एओईओ और एपीएफसी के पेपर की, तो इसमें टोटल मैंने 8-9 चैप्टर्स देखे हैं। टोटल 8 चैप्टर्स मैंने आइडेंटिफाई करे हैं जिनमें प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एओईओ और अपना एपीएफसी वाला ही पेपर है। कोई भी अगर आप कंपटीशन का पेपर देते हो ना, तो ये आपको टॉपिक्स जो है, ये जो चैप्टर्स है, ये तो कंपलसरी आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो पिछले जितने भी पेपर थे यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए जिसमें कंप्यूटर आता था, मैंने सारे क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं, और वो क्वेश्चंस मैं आपको इन फ्यूचर करवाऊंगा भी। तो आप भी देख लोगे कि हाँ यही सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें पहला चैप्टर रहेगा हमारे पास हिस्ट्री, जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि क्या थी कंप्यूटर की हिस्ट्री, कहां से शुरू हुआ, कितनी तरह की जनरेशन में इसको डिवाइड किया गया, और अब कितनी तरह के कंप्यूटर हमें आज के टाइम पे देखने को मिल जाते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। प्लस चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, तो उसमें हम क्या देखेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर, वो सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको आप देख सकते हो अपनी आंखों से, उनको कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है, जिनको आप टच कर सकते हो। प्लस इसमें हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। पहली जनरेशन से लेके अब तक जितने भी मेमोरी के कंपोनेंट्स है, वो सारे इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब आप सभी को पता है ना, सॉफ्टवेयर के बारे में आपने सुना ही होगा। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ये हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ये काफी बड़ा चैप्टर होता है, इसमें सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, प्रोसेसर्स, हर एक चीज इसमें कंसिडर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4th नंबर पे, इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। जैसे आप सभी को पता होगा थोड़ा बहुत कि जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल फॉर्म में काम करता है, यानी कि 0-1 में बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज होती है वो किस पे काम करती है? 0-1 पे, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो टोटल 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या चीज होती है, प्लस उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास चैप्टर 5 नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बारे में भी हमने पढ़ना है कि नेटवर्क कैसे बनता है, जैसे कहां से शुरुआत हुई। अर्पानेट आपने नाम सुना होगा, अर्पानेट से नेटवर्किंग की शुरुआत हुई थी, 1959 की बात है ये। उसके बाद नेटवर्किंग इतनी ज्यादा फैली है
कि आज के टाइम पे अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो तो उसके पीछे नेटवर्किंग का ही योगदान है, क्योंकि जो इंटरनेट होता है ना, इसको क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट नेटवर्क, या फिर ये कह सकते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है ना। तो नेटवर्किंग पढ़ेंगे सारा, इसमें फिजिकल फॉर्म भी देखेंगे नेटवर्किंग की, जैसे आपने सुना होगा टोपोलॉजीज के बारे में, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो सारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट में हमने क्या क्या देखना है कि इंटरनेट को चलाने के लिए कौन से हार्डवेयर यूज करते हैं, जिसमें राउटर आएगा, मोडेम आएगा, ब्रिज आएंगे, स्विचेस आएंगे, वो सारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे टीसीपी आईपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं इंटरनेट में, वो सारा हम इसमें देखेंगे। प्लस इसमें आएगा हमारे पास ओएसआई मॉडल, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पक्का बनता है एग्जाम में। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की इसमें 7 लेयर्स होती हैं, किस लेयर पे क्या चीज होती है, कौन सी हार्डवेयर लेयर है, कौन सी सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो 7th चैप्टर हमारे पास होगा वो होगा डीबीएमएस के ऊपर। डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, कितने तरह का डीबीएमएस है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 8th चैप्टर जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, ये 3 चीजें हमने पढ़नी है एमएस ऑफिस में। ठीक है, तो सारा डिस्कस करेंगे कि क्या वर्किंग होती है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्लस आपको नोट्स दे दूंगा जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं। ठीक है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में एमएस ऑफिस में। अब जो लास्ट वाला हमारा चैप्टर है इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा। अब मिसलेनियस टॉपिक्स कौन से होंगे, जैसे जीपीएस है ना, जीपीएस के बारे में आपने सुना है, तो जीपीएस कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे। जियो फेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जियो फेंसिंग क्या होता है। उसके बाद जनरेशंस ऑफ मोबाइल फोन्स पढ़ेंगे कि मोबाइल फोन्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, एनालॉग से डिजिटल आए, फिर 1G 2G 3G 4G, आज के टाइम पे 5G मोबाइल फोन्स भी हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स में। ठीक है, प्लस एब्रीविएशंस कुछ होंगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, शॉर्टकट एडिशनल शॉर्टकट कीज होंगी वो भी इसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा हमारा सारा का सारा हमारा सिलेबस जो हमने पढ़ना है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। ठीक है, हाँ जी बताइए, समझ आ गया सभी को अब ये चीज क्लियर है? चलिए, अब क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने मॉडरेटर सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर मान लो आपको लगे कि इनअप्रोप्रिएट मैसेज कर रहा है चैट में, उसको तुरंत ही ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो पहली क्लास है, तो मैं चाहूंगा कि सभी अच्छे तरीके से पढ़े। तो जितने भी ऐसे आपको स्टूडेंट लगे जो इनअप्रोप्रिएट मैसेज कर रहे हैं, ऐसे ही बातें कर रहे हैं, स्पैमिंग कर रहे हैं, उनको तुरंत ही ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, और याद रखना एक बार ब्लॉक हुए दोबारा कभी मैसेज नहीं कर पाओगे। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी आप सीरियस कैंडिडेट हो अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। देखो, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें ये चैप्टर आते होंगे उन सबके लिए ये बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की क्लास। कमेंट जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ना तब आपने आंसर करना है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी चलेगी, एक भी चीज आपने मिस करी। देखो, हिस्ट्री से शुरू करेंगे और लास्ट तक पूरा कवर करना है हमने, तो कुछ भी अगर आपने मिस किया तो आपको प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज है पहला चैप्टर यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। पहले चैप्टर का स्कोप देख लो, क्या क्या हमने पढ़ना है। हम हिस्ट्री चेक करेंगे कि कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री थी, कहां से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिस पूरा का पूरा सिस्टम है, मशीन है, ये कैसे शुरू हुई थी। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। टोटल 5 जनरेशंस होती हैं कंप्यूटर में। हम पांचों जनरेशंस को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस आते गए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और कैसे कैसे नए नए कंपोनेंट्स ऐड होते गए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड वर्किंग। डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या होता है। हालांकि वर्किंग आपको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, इसमें नॉर्मली आपको बताऊंगा कि क्या होता है कंप्यूटर, क्योंकि वर्किंग वाला काम हम करेंगे हार्डवेयर में, जिसमें इनपुट डिवाइसेस आएंगे, आउटपुट डिवाइसेस आएंगे। तो एक एक की अगर वर्किंग बताऊंगा तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कितने तरह का कंप्यूटर होता है। तो ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, बाय टाइप, बाय साइज एंड बाय पर्पस। कि कितने टाइप के होते हैं, जैसे एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। बाय साइज अगर देखें, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। बाय पर्पस देखें तो एम्बेडेड कंप्यूटर जैसे होते हैं, तो पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये सारे क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है।
तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरुआत करेंगे बिल्कुल हिस्ट्री से। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कंप्यूटर की, तो सबसे पहला नाम जो आता है किसी एक मशीन का, देखो कंप्यूटर को अगर डिफाइन करना है ना, तो आज के टाइम पे क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना, जो बिजली से चलती है वो कंप्यूटर है। बट पहले जब बिजली नहीं थी तब भी तो ऐसे कोई मशीन्स बनी होंगी, ऐसे कोई डिवाइस बने होंगे जिनसे कोई ना कोई कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती होगी। जैसे वैदिक मैथमेटिक्स है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंप्यूटर साइंस, है ना। तो क्या है हमारे पास ये, पहले सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैनुअल एरा की बात करेंगे कि वो वाला टाइम जब कोई भी हमारे पास मशीन्स नहीं थी, कोई भी हमारे पास मैकेनिकल कुछ नहीं था, कुछ भी इलेक्ट्रिकल नहीं था। तो उस केस में सबसे पहला नाम आता है अबेकस का। अबेकस जो आप देख पा रहे हो, ये बच्चों के खेलने वाला खिलौना होता है, आपके घर में भी कहीं ना कहीं होगा, या जिनके घरों में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने देखा होगा इस चीज को। तो इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, फर्स्ट कंप्यूटर। मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं बोला, मैंने सिंपली क्या कहा है, फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, तो लगभग ये मान के चलो कि ओवर द पीरियड ऑफ 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले, 2500 3000 साल पहले चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, इसका इन्वेंशन जो हुआ था वो चाइना में हुआ था। अबेकस जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट है। ठीक है, आज से 3000 साल पहले इसका जन्म हुआ था, या कह सकते हैं इन्वेंशन हुआ था। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसका काम क्या होता है अबेकस का, ये क्या करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए काम यूज होता है। ऐड करना और माइनस करना, जैसे मान लो 4 - 2 करना है तो ये आगे पीछे करके माइनस होती थी, आगे पीछे करके इसको माइनस किया जाता था। तो सबसे पहला कंप्यूटर है अबेकस, जिसका काम क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, और ये कहां का है, चाइना। ठीक है, चाइनीज है ये। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है मैनुअल एरा में ही, दूसरे नंबर पे जो कंप्यूटर आता है उसका नाम आता है जी नेपियर बोन्स। ठीक है, जॉन नहीं लिखेंगे, नेपियर बोन्स बोलेंगे उसको। जैसे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसे जो अबेकस था वो क्या करता था, प्लस और माइनस करता था, जमा और माइनस करता था। जो हमारा नेपियर बोन्स था, इसका काम क्या था, मल्टीप्लाई करना। इसका काम क्या था, मल्टीप्लाई करना। इससे क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई किया जा सकता था। ठीक है, नेपियर बोन, इसकी इन्वेंशन किसने करी थी, जॉन नेपियर ने। ये पर्सन के नाम पे इसका नाम रखा गया है, जॉन नेपियर। और ये क्या करता था, मल्टीप्लीकेशन के काम आता था। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, अबेकस की काम करूं, तो ये क्या करता था, हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था नेचुरल नंबर्स की। ये एक चीज और लिख रहा हूं मैं यहां पे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हाँ जी, मुझे बताइए, ये दोनों आपको समझ आ चुके हैं ना मैनुअल एरा में। एक तो अबेकस है और दूसरा क्या है हमारे पास, नेपियर बोन। दूसरा है नेपियर बोन। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बिल्कुल जी, ये एक स्कॉटिश मैन थे, बिल्कुल स्कॉटिश थे। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट आएगा हमारे पास इसमें दूसरे नंबर पे मैकेनिकल एरा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी मैनुअल एरा, अब आएगा मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल चीज क्या होती है, कोई भी चीज जो ऑटोमेटिकली काम कर रही हो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसको कंसिडर किया जाता है मैकेनिकल। ठीक है, तो मैकेनिकल एरा की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा हमारे पास ब्लेस पास्कल का। ब्लेस पास्कल का नाम आपने फिजिक्स में भी सुना होगा, पास्कल लॉ करके, है ना। तो ब्लेस पास्कल जो है फिजिसिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट कह सकते हो आप इनको। इन्होंने इन्वेंशन करी थी पैस्कलिन की। पैस्कलिन एक कैलकुलेटर कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो पैस्कलिन की करी थी इन्होंने इन्वेंशन, ये रहा पैस्कलिन। ये क्या करता था, ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था, किनकी, होल नंबर्स की। होल नंबर्स का मतलब क्या है कि जीरो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट करता था होल नंबर्स को, यानी कि 0 से लेके 9 तक जो डिजिट है, या फिर 0 से लेके आगे जितने भी हैं सारे के सारे क्या है हमारे अपना होल नंबर्स ही हैं। तो इन सब की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता था पैस्कलिन का। पैस्कलिन का यूज आज भी किया जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी देखते हो, मारुति 800 की एग्जांपल लेके चलता हूं, तो उसमें जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, जो ओडोमीटर लगा हुआ है, वो आज भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है, वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आज के टाइम पे ओडोमीटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, पास्कलिन। पास्कलिन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फोटोज मैंने साथ साथ रखी है, तो आपको आइडिया हो कि ये क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद
इंपॉर्टेंट नोट है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो किन्होंने बनाया था? विल्हेम शिखार्ड ने, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये नाम थोड़े याद रख लेना, पता नहीं कौन सा नाम पेपर में आ जाए, है ना, पता नहीं कौन सा नाम आपको पेपर में आ जाए। बाकी ये कुछ और है, जैसे पंच कार्ड है, पंच कार्ड के बारे में भी जोसेफ जैकार्ड नाम है, इन्होंने इन्वेंशन करी थी इनकी, और इनका जो यूज था वो 19th सेंचुरी में क्लॉथ इंडस्ट्री में काफी हुआ था, क्लॉथ इंडस्ट्री में इसका काफी यूज होता था। तो ये था हमारे पास मैकेनिकल एरा, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैकेनिकल एरा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगी, और उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, हम इसमें कह सकते हैं ये जो एनालिटिकल इंजन जब आया था ना, इसको कहा गया था कि भाई अब हुई है कंप्यूटर की शुरुआत, असली कंप्यूटर की शुरुआत अब हुई है। इससे पहले सारे के सारे क्या थे? बच्चों के खेलने वाले खिलौने, अबेकस है, नेपियर बोन्स है, हालांकि पैस्कलिन अच्छी इन्वेंशन थी, बट जो कंप्यूटर, आज के जो कंप्यूटर है ना, उनकी जो शुरुआत है, उनकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी? एनालिटिकल इंजन से। इसमें एक नाम आता है चार्ल्स बेबेज का, चार्ल्स बेबेज जिनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स, फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। ठीक है, पेपर में सवाल आ सकता है हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आंसर क्या रहेगा? चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था एनालिटिकल इंजन को। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था। इससे पहले जितने भी आपने मशीन्स देखी होंगी, कंप्यूटर्स देखे होंगे, उनको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था, और इसको प्रोग्राम करने के लिए, इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने एक पर्सन को हायर किया था जिनका नाम था ऑगस्टा लवलेस, या फिर कह सकते हैं इनको लेडी एडा लवलेस, जिनको माना जाता है कि वो फर्स्ट प्रोग्रामर थी। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, और फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है हमारे पास? लेडी एडा लवलेस, जिनका पूरा नाम क्या था? ऑगस्टा लवलेस। तो इनको हायर किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा उनके एनालिटिकल इंजन को प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, उनको प्रोग्राम करने के लिए। तो आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक नाम और है, हरमैन होल्ड्रिथ, जो आईबीएम कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जो हमारी आईबीएम कंपनी है, उसके जो फाउंडर थे उनका नाम है हरमैन होल्ड्रिथ। इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि स्टार्टिंग में जो जितने भी कंप्यूटर थे, जब आप देखोगे फर्स्ट जनरेशन में, तो आईबीएम का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें। ठीक है, आईबीएम का बहुत बड़ा योगदान था। एप्पल तो बाद में आया ना, पहले आईबीएम ही था। तो आई होप यहां तक आप सभी को ये चीज समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, आपने स्टोरी पढ़ी हुई है लेडी एडा लवलेस की, चलो अच्छी बात है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? एनालिटिकल इंजन आपको समझ आ गया। इसमें दो नाम थे हमारे पास, एक थे चार्ल्स बेबेज और दूसरा है हमारे पास ऑगस्टा लवलेस, और इनको वैसे किस नाम से मशहूर है? ये लेडी एडा लवलेस। तो दोनों नाम सेम ही है, ये दोनों सेम एक ही पर्सन के नाम है। ठीक है, ये फोटो लगाइए, आप फोटो देख लेना इनकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा। अब इलेक्ट्रॉनिक एरा की हम बात करेंगे। अच्छा, आवाज मेरी अब ना थोड़ी सी कम रहेगी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे साथ वाले रूम में इंटरव्यूज चल रहे हैं HPAS के, तो अगर आपको कम आवाज आए तो मुझे एक बार प्लीज बता देना। ठीक है, जो मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा आपने सिर्फ वही फैक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, जो फैक्ट्स आपको मैं लिखने के लिए कहूंगा आपने वही फैक्ट्स लिखने हैं, बाकी और कुछ नहीं लिखना, ये आपको सब मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं जब वो बनना शुरू हुए, उनमें सबसे पहला कंप्यूटर था हमारे पास ENIAC। ENIAC का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये पहला कंप्यूटर था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द विच वन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या आएगा? ENIAC। देखो इतना बड़ा कंप्यूटर था ये, आपके सामने कंप्यूटर जो बना हुआ है ना, ये कंप्यूटर है बेसिकली। हमारे दिमाग में क्या आता है जब भी हम कभी ऐसा सोचते हैं कि कंप्यूटर कैसा रहा होगा, तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि यार एक मॉनिटर लगा होगा, एक कीबोर्ड लगा होगा और एक माउस लगा होगा, है ना। हम उनको क्या बोलते हैं कि ये एक कंप्यूटर का सेटअप है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली कोई भी ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिकली काम करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर बोल देते हैं। इवन जब आपका जो मोबाइल है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। और अगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो मॉनिटर वगैरह होते हैं ना, जो मॉनिटर है, जो कीबोर्ड है, ये तीसरी जनरेशन में शुरू हुए थे। पहली दो जनरेशन में ना स्क्रीन ही नहीं थी, थर्ड जनरेशन में स्क्रीन आनी, मॉनिटर आना शुरू हुआ था। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं ENIAC के ऊपर। ENIAC की बात करें
तो फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर है डेवलप्ड फॉर द यूएस आर्मी, यूएस आर्मी के लिए बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि इसका इन्वेंशन किसने किया था, किसने इनको डिजाइन किया था, तो उसका आंसर है हमारे पास जेपी एकर्ट एंड जॉन मौली। ठीक है, जेपी एकर्ट एंड जॉन मौली, जो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। हु डेवलप्ड एनियाक, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, एनियाक में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, ये सर्किटरी होती है जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज करी गई थी, जो आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, इसकी जो एरिया कवर करता था, कितना एरिया कवर करता था, 1800 स्क्वायर फीट। आज के टाइम पे जो अच्छा खासा घर होता है ना, वो होता है 18,000 स्क्वायर फीट का। आपको मैं ऐसा बताना चाहूंगा 45 फीट इंटू 40 फीट जो होता है ना, इतना बड़ा घर जो है ये बनता है 1800 स्क्वायर फीट का। और ये बिजली कितनी फूकता था ये भी देख लो, कंजम्पशन कितनी थी, पावर कंजम्पशन 1,80,000 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। आज के टाइम में आप देख रहे हो ना, आप हमारे कंप्यूटर कितने हैं, 60 वोट का, 70 वोट का, 75 वोट का, इतना कम है। ले पहले इतना था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये शुरुआत थी। उसके बाद हमारे पास आता है एडवेक, दूसरे कंप्यूटर का नाम है एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, अब इसको जिसने डिजाइन किया था, जिस पर्सन ने इसको डिजाइन किया था, इसका नाम आप 2-3 बार और सुनोगे आज की क्लास में। उनका नाम था डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन। न्यूमैन सिर्फ इन्होंने ये वाला कंप्यूटर नहीं डिजाइन किया था, उन्होंने जो बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है ना, वो डिजाइन किया था। इनका जो मेन नाम है, जो इनका जो पहचान है ना, जो जॉन वॉन न्यूमैन की, वो इस वजह से है क्योंकि जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है वो इन्होंने डिजाइन किया था। ठीक है जी, बेसिक जो जितने भी हमारे स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं, जो बेसिक आर्किटेक्चर है, इट इज डिजाइन्ड बाय दिस पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पे। ठीक है, और इन्होंने अपना ये वाला कंप्यूटर भी बनाया था एडवेक जिसका नाम है। ठीक है, और इन्होंने ही जो आइडिया दिया था कि जो डेटा है उसको बाइनरी फॉर्म में स्टोर करना है। बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या होता है, 0-1। आज के टाइम पे भी जो डेटा हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, 0-1 में करता है। ठीक है, 0-1 में करता है। चलिए भाई, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आएगा हमारे पास एडसेक, तीसरा कंप्यूटर है। एडसेक की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एडसेक इसकी फुल फॉर्म है, एडसेक की फुल फॉर्म है। ये पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज प्रोवाइड करी थी। आज के टाइम पे हमारे कंप्यूटर के ऊपर क्या है, स्टोरेज होती है ना, 1 GB कितनी 1 TB है, 512 GB है। तो पहली बार जिस कंप्यूटर में स्टोरेज का ऑप्शन आया था उसका आंसर क्या रहेगा, एडसेक। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, फर्स्ट कंप्यूटर हैविंग स्टोरेज, तो आंसर रहेगा इसका एडसेक, या इसकी एडसेक की फुल फॉर्म आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका उत्तर रहेगा। आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास यूनिवैक, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इससे पहले ये जो 3 कंप्यूटर्स की मैंने बात करी है, चाहे वो एनियाक है या एडवेक है या फिर एडसेक है, ये तीनों कंप्यूटर क्या थे कि एक पर्सन ने एक कंप्यूटर बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं यूनिवैक की बात करूं तो ये कमर्शियल कंप्यूटर था। ठीक है, और इसको किसने बनाया था, वही कंपनी IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इन्होंने बनाया था यूनिवैक। इन्होंने डेवलप किया था पहला डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस बाय मेनी कंपनीज लाइक IBM था, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है। इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल लार्ज स्केल डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन 1951। कमर्शियल लेवल पे इस कंप्यूटर को बनाया गया और इसको आगे बेचा गया था। तो इसका नाम क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर यूनिएक। आपसे अगर सवाल पूछे कि बताइए पहला जो कमर्शियल कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यूनिएक। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपने पढ़नी जरूर है। ये सीधे सीधे MCQs हैं। ठीक है, सीधे सीधे MCQs हैं। जैसे पहला, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर, घर पे जो हम आज के टाइम पे घर पे यूज कर रहे हैं ना, तो पहला का ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जो घर के यूज के लिए बना था, तो वो बना था 1981 में। इट इज मेड बाय IBM, इट इज मेड बाय IBM। उसके बाद आएगा बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, किसने दिया हुआ है, जो हमने बात करी थी जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1947 टू 1949 में। फर्स्ट प्रोग्रामर की अगर हम बात करें, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, लेडी आडा लवलेस 1880। उसके बाद आएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा था, एनियाक, किन्होंने बनाया था, जेपी एकर्ट एंड JW मौली। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, तो उसका नाम क्या आएगा, यूनिएक। उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, यूनिएक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये कुछ बेसिक कंप्यूटर थे
जो आप सभी को पता होना चाहिए था। आई होप अब ये सारा आपको समझ आ गया होगा। इट इज 1981, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, 1981। क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर। ठीक है, ये वाला जो कंप्यूटर था इट वाज कमर्शियल पर्पस के लिए था, ये कमर्शियल थे। जो घरों में आपके कंप्यूटर है ना, वो पहली बार घरों में कंप्यूटर का पहुंचा था 1981 में, 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको शायद बता भी चुका हूं, जो कुछ रह गए होंगे यहाँ पे आ जाएंगे वो। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटर साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग की अगर हम बात करें तो एलन ट्यूरिंग का जो टाइम था, इन्होंने क्या किया था, इनकी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ ब्रीफली। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपको पता है ना, नाजीज और बाकी जो बाकी देश थे उनके बीच में लड़ाई, जर्मनी और बाकी देशों में लड़ाई लगी हुई थी। तो जर्मनी द्वारा एक मशीन बनाई गई थी, उनका नाम था एनिग्मा। एनिग्मा मशीन क्या करती, सिग्नल्स भेजती थी अपने सिपाहियों को, अपने जितने भी सैनिक थे, कि कहाँ अटैक करना है। तो उस मशीन को डिकोड करने के लिए, एलन ट्यूरिंग ने एक कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। जो आज के टाइम पे आप अपने घरों में कंप्यूटर देखते हो, उसमें जो उसका जो बेसिक चीज है ना, उसका जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, या ये कह सकते हो उसकी जो सोच थी, जो स्टार्टिंग थी, वो एलन ट्यूरिंग के द्वारा ही हुई थी। एलन ट्यूरिंग के द्वारा ही हुई थी। इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, द इमिटेशन गेम। द इमिटेशन गेम, अभी तो खैर आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम मिलेगा तो देख लेना। ठीक है, अच्छी मूवी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, आपको मजा आएगा, अच्छी मूवी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी डे। अब ये जीके का सवाल है, ये कंप्यूटर में नहीं आएगा, लेकिन कंप्यूटर का पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए। 2 दिसंबर को होता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। और जो पहला कंप्यूटर था जो इंडिया में बनाया गया था, देखो पहला कंप्यूटर जो इंडिया, मेड इन इंडिया था, पहला कंप्यूटर, तो उसका नाम था सिद्धार्थ। पहला कंप्यूटर जो इंडिया में ही हुआ था, इंडिजीनियसली बनाया गया था, उसका नाम था सिद्धार्थ। इट इज मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीआई इसका आंसर होगा। ठीक है, और पहला कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, सिद्धार्थ। मैंने सिर्फ कंप्यूटर बोला है, इसको सुपर कंप्यूटर के साथ मत रिलेट करना। ठीक है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आपको पता चला होगा कि अबेकस भी एक मशीन थी, है ना, प्लस माइनस करने के लिए, नेपियर बॉन्ड्स थी मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। उसके बाद पास्कलाइन आया, जॉन पास्कल के द्वारा आया पास्कलाइन। पास्कलाइन का काम भी क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था, होल नंबर्स की। फिर एनालिटिकल इंजन देखा, जिसमें हमने चार्ल्स बेबेज के बारे में सुना। अपार्ट फ्रॉम दैट लेडी एडा लवलेस के बारे में बात करी, जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसमें हमने पहला कंप्यूटर एनियाक के बारे में पढ़ा, एडवैक के बारे में पढ़ा, एडसेक जो कि पहला स्टोरेज कंप्यूटर था उसके बारे में पढ़ा, यूनिवैक के बारे में पढ़ लिया। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज थी उनके बारे में हमने ये डिस्कस किया। पंच कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने स्किप कर दिया, रिवीजन के टाइम पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सेकंड चीज पढ़ेंगे। हिस्ट्री हमारी खत्म हो चुकी है कंप्यूटर्स की, अब बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की, एवोल्यूशन कैसे हुई, कंप्यूटर कैसे, जो आज आप देख रहे हो कि एक घड़ी में भी एक कंप्यूटर होता है, तो इतना छोटी सी जगह पे कंप्यूटर कैसे फिट हो गया। जो पहले 1800 स्क्वायर फीट में था, अब वो एक मेरे ख्याल से 1 स्क्वायर इंच होगा, ये फीट भी नहीं है, इंच के हिसाब से है ये, तो 1 स्क्वायर इंच में कैसे फिट हो गया ये। तो वो सारा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इवॉल्व होती गई टेक्नोलॉजी, कैसे चेंज होता गया, साइज कम होता गया, स्पीड ज्यादा होती गई, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो इसको 5 जनरेशंस में बांटा गया है। आज तक की अगर हम बात करें तो इसको 5 जनरेशंस में बांटा गया है, और इन 5 जनरेशंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूं। मुझे लग रहा है कि दुखी बहुत है जनता यहाँ पे, पढ़ने का तो पता नहीं लेकिन दुखी बहुत लग रही है मुझे। क्या लिख रहे हो, क्या पूछ रहे हो, रेफरेंस बुक कौन सी पढ़नी है, इतना टाइम है आपके पास, सीरियसली यार। मैंने इतनी मेहनत करके 3-4 बुक्स को स्टडी करके आपके लिए नोट्स बनाए, और आप कह रहे हो बुक कौन सी पढ़नी है। जो मन करता है पढ़ो यार, कोई भी पढ़ लो। मैं तो यही कहूंगा कि मेरे नोट्स पढ़ लो, इनफ है, बाकी आपकी मर्जी है। बुक्स बहुत है मार्केट में, अपना अरिहंत की बुक आती है, इसमें दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है,
ठीक है, चलिए भाई अब शुरू करते हैं हम जनरेशन के ऊपर। तो पहली जनरेशन से शुरुआत करेंगे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपने बस डिफरेंस चेक करना है कि कैसे कैसे पहली जनरेशन से पांचवी जनरेशन तक हम पहुंचे। ठीक है जी। अब एक चीज समझना बच्चे, जब भी पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हम जाएंगे या दूसरी जनरेशन से तीसरी, तीसरी से फोर्थ, तो क्यों जनरेशन चेंज होने से क्या क्या चीजों में चेंज आएगा। एक तो जो साइज है, सबसे पहले साइज, साइज बड़ी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में। जो कंप्यूटर आए उनका साइज बहुत बड़ा था, तो साइज को श्रिंक करने के लिए, छोटा करने के लिए जनरेशन चेंज होगी। दूसरा स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जनरेशन चेंज होगी। तीसरा यूजर फ्रेंडली, कंप्यूटर्स को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जनरेशन चेंज होगी। चौथा मेमोरी, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जनरेशन चेंज होगी। स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जनरेशन चेंज होगी। ये हर बार ये कुछ कॉमन चीजें जो है वो रहेंगी रहेंगी। ठीक है, आपने क्या देखना है, मेनली सर्किट, कि किस जनरेशन में क्या सर्किट का यूज हुआ है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है कि थर्ड जनरेशन में बताओ कौन से सर्किट का यूज किया गया था। ठीक है, या फिर ये बता दो कि सेकंड जनरेशन में मेमोरी कौन सी थी, है मेमोरी स्टोरेज के लिए किसका यूज किया जाता था। तो वही चीज आपने समझनी है। तो दोस्तों पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो 1942 से लेकर 1955 तक, इसको कई किताबों में लिखा होगा 1940 से लेकर 1956 तक। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये डेट नहीं पूछेगा एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा बेसिकली कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके कंपोनेंट्स क्या थे। तो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें जो प्रोसेसर्स हुआ करते थे, या ये कह लो कि जो उसमें सर्किट थे, वो क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स। इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। आपके घर में जो बल्ब लगा होता है ना, वो जो पीली लाइट देता है, उसके तरीके की उस तरीके से है ये। ठीक है, मल्टीपल वैक्यूम ट्यूब्स को लगा के एक कंप्यूटर को बनाया जाता था। अब देखो जितने ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगेंगे उतना ही साइज इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह होते हैं ये। इट कुड कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थे वो किसकी वजह से बने, वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से। ठीक है, अब पहली जनरेशन देखो तैयार तो होगी, कंप्यूटर तो बन गया। तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज इन्वेंशन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर मैं बात करूं हमारा जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, तो पहली बात तो महंगी बहुत है, जगह बहुत कैप्चर करती हैं, खराब हो जाए तो रिप्लेस करनी पड़ेगी बार बार। क्योंकि देखो होता क्या था कि हीट बहुत जनरेट करती थी ये। आप देखो एक कमरे में एक बल्ब लगा होता है तो कितनी हीट हो जाती है। आपने कभी पैटी खाई होगी दुकान पे जाके, तो पैटी को गर्म करने के लिए जो बॉक्स बना है, तो वो कौन गर्म करता है उसको, एक बल्ब करता है गर्म। तो ये भी देखो कि कितना एक कमरे में जब इतने बल्ब लगाओगे, जैसे हमने पढ़ा था एनियाक में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, तो एक कमरे में जब 18,000 ट्यूब्स लगेंगी तो ऑब्वियसली हीट बहुत प्रोड्यूस होगी। कूल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए अच्छा कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा हमको। तो अगर मान लो वो कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर वहां पे कोलैप्स कर जाएगा। तो उस चीज का, ये इसके ड्रॉबैक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, और ये भी बता दिया है कि पहली जनरेशन में सर्किटरी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी। ठीक है जी। अब ये डिसएडवांटेज मैंने बहुत सारी बता दी है, हालांकि कुछ लिखी हुई है यहाँ पे। प्लस जो एग्जांपल्स, जो अभी आपने जितने भी कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था वो सारे के सारे क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो होती थी मशीन लैंग्वेज यूज। इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था, यानी कि 01 इसका यूज किया जाता था। ठीक है, अगर मैं प्रोसेसिंग स्पीड की बात करूं तो इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो थी 300 आईपीएस। आप नोट कर लीजिए, जो जो मैं लिख रहा हूं ना, थोड़ा नोट कर लीजिए, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, नोट्स में गिवन होगा। तो आईपीएस क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, अब इसमें एक चीज हो रहेगी, जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, अब उसमें स्टोरेज के लिए भी तो कुछ रखा होगा ना, स्टोरेज भी तो होगी, क्योंकि हमने देखा था कि जो एडसेक है वो एक स्टोरेज वाला कंप्यूटर था। तो स्टोरेज के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता था, कोई बता सकता है भाई, कि स्टोर करने के लिए मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी के लिए कौन से किस चीज का यूज किया जाता था इसमें, मेमोरी के लिए कौन से कंपोनेंट का यूज किया जाता था पहली जनरेशन में, कोई बता सकता है। शाबाश। हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क का यूज तो यार फोर्थ जनरेशन में हुआ था। मैग्नेटिक टेप,
जो इसका जो सही उत्तर है ना, ऑब्वियसली है, मल्टीपल चीजों का यूज हुआ है। अब देखो ना 1942 से लेकर 1955 तक, तो कितना बड़ा स्पैन है, तो मल्टीपल चीजों का यूज हुआ होगा। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक ड्रम। जो मेन ऑप्शंस के साथ आंसर होता है वो होता है मैग्नेटिक ड्रम, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी ना तब इसका यूज किया जाता था। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी पहली जनरेशन की बात होगी, अगर आपसे पूछे कि विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्टोरेज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मैग्नेटिक ड्रम्स। आपका आंसर रहेगा मैग्नेटिक ड्रम्स। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारी पहली जनरेशन। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की अब हम बात करने वाले हैं। आपके साथ मैंने कंप्यूटर की फोटो भी लगा दी है ताकि आपको आइडिया हो कि दिखते कैसे हैं। पहली जनरेशन के तो हमने देख लिए, जो पिछले जितने भी कंप्यूटर थे वो सारे पहली जनरेशन के थे। अब दूसरी जनरेशन में जब आप आओगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि साइज कम हुआ है, हुआ ना, साइज कम हो गया। तो यही चीज है, ऐसे ही इवॉल्व होता जाएगा कंप्यूटर, धीरे धीरे साइज क्या होगा? कम होता जाएगा। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या हुआ, हमने क्या देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो काफी दिक्कत क्रिएट कर रही हैं, प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि खराब हुए जा रही हैं, स्पेस बहुत ज्यादा कैप्चर कर रही हैं। उनको कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम हमें देना पड़ रहा है, साथ में सारा सिस्टम बड़ी जल्दी कोलैप्स हो जाता है अगर मान लो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए तो उसको क्या किया? चेंज किया गया। फिर वैक्यूम ट्यूब्स को सेकेंड जनरेशन में रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स के साथ। ट्रांजिस्टर मतलब सेमीकंडक्टर जो होते हैं, ट्रांजिस्टर्स के साथ रिप्लेस किया गया। तो ये होते हैं ट्रांजिस्टर। ये आपके सामने फोटोज बनी हुई है, दे आर ट्रांजिस्टर्स। इनका साइज भी छोटा था, ये सस्ते भी थे और रिलायबल भी थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स की कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, और फास्टर भी थे। तो स्पीड भी इंक्रीज हुई इससे ये सस्ता भी हो गया, साइज भी कम हो गया, पावर कंजम्पशन भी कम हो गई इसकी। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछता है कि सेकेंड जनरेशन में कौन से सर्किट्स का यूज किया गया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ट्रांजिस्टर्स। आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ट्रांजिस्टर्स रहेगा। तो इसमें क्या होता था कि जो आप इनपुट देते थे कंप्यूटर को, जो आपने इनपुट दिया है उसका रिजल्ट आपको मिलता था प्रिंट आउट्स की फॉर्म में। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो मॉनिटर है वो पहली और दूसरी जनरेशन में नहीं था। मॉनिटर को इंट्रोड्यूस किया गया था थर्ड जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था मॉनिटर को। तो पहली दो जनरेशन में आपको मॉनिटर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर थे हमारे पास। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड्स फॉर इनपुट प्रिंट आउट लाइक फर्स्ट जनरेशन। जैसे फर्स्ट जनरेशन में होता था इनपुट आउटपुट, वैसे ही इसमें है, क्योंकि इसमें अभी मॉनिटर हमारे नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो लैंग्वेज की बात आएगी थोड़ी सी। पहली जनरेशन में क्या था? मशीन लैंग्वेज की बात हो रही थी कि 0-1 पे काम करेगा। अब 0-1 वाली लैंग्वेज हर कोई नहीं समझ सकता है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहां पे इंट्रोडक्शन होता है असेंबली लैंग्वेज का। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज एक निमोनिक कोड्स कह सकते हैं। जैसे निमोनिक होते हैं ना, कि कोई चीज याद रखने के लिए हम निमोनिक्स का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कंप्यूटर की ही। तो कंप्यूटर में क्या होता है? ओएसआई मॉडल होता है, 7 लेयर्स है। तो 7 लेयर्स को याद रखने के लिए हम निमोनिक्स बना लेते हैं, प्लीज डू नॉट टच दिस, है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज में भी क्या हुआ कि निमोनिक कोड्स का यूज किया गया, जो कि इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था एक ह्यूमन बीइंग भी। तो ये एक बड़ा चेंज था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि असेंबली लैंग्वेज इज इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस, कि किस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज होना शुरू हुआ? तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? कि इसका आंसर रहेगा हमारे पास सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके साथ साथ असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ जब हमारी ये जनरेशन खत्म होने वाली थी तो लास्ट में हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि फोर्ट्रान है और कोबोल है। ठीक है, फोर्ट्रान है, RAN है। ठीक है, फोर्ट्रान है। तो फोर्ट्रान क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन हाई लेवल लैंग्वेज है, अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हो। और कोबोल क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो जी। ठीक है, क्लियर? आप इस चीज को आप लिख सकते हो। देखो, जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, हाई लेवल में नहीं कंसीडर किया जाता, उसको लो लेवल में कंसीडर किया जाता है। हालांकि वैसे तो असेंबली लैंग्वेज को तो असेंबली लैंग्वेज ही बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप नोट डाउन कर लीजिए, इन दोनों फुल फॉर्म्स को लिखो। फोर्ट्रान, FORTRAN,
TRAN। फोर्ट्रान क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल की अगर हम बात करें तो कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट देखो जी, अब हम बात करेंगे तीसरी जनरेशन की। तीसरी जनरेशन में क्या हुआ? देखो दूसरी जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया, फिर साइंटिस्ट का दिमाग क्या चला कि भाई ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनको हम कंबाइन भी तो कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी तो कर सकते हैं। तो भाई मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेशन स्टार्ट करी गई। उसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करके क्या बने? सबसे पहले आईसी। आज के टाइम पे भी हम नाम लेते हैं ना आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, और सर्किट की जगह पे क्या लगा? सर्किटरी क्या लगी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तीसरी जनरेशन की बात है। इस तरीके से देखो मल्टीपल हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स दोनों ही, ट्रांजिस्टर्स भी है इसमें, कैपेसिटर्स भी है, तो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को जोड़ के बनाए गए आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो तीसरी जनरेशन जो है उसमें जो सर्किटरी यूज होती है वो होती है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। अब इस डेट्स पे मत जाना बच्चे, जो अलग अलग बुक्स पे अलग अलग है, कई वेबसाइट्स में डिफरेंट है, कई पे डिफरेंट है। आपको यूज करने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ जनरेशन है वो 1971 से शुरू होती है, तो जो ओवरलैपिंग भी होता है, तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि फोर्थ जनरेशन आई और थर्ड खत्म होगी साथ के साथ ही, ओवरलैपिंग भी तो चल सकती है ना थोड़ी सी, है ना। अब आपके पास मेरे पास 5G मोबाइल है, आपके पास 4G मोबाइल है, तो ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो हो सकता है भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट चीज देखें, आपसे अगर पूछे कि इंटीग्रेटेड चिप्स को किसने डेवलप किया था, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। इट वाज डेवलप्ड बाय JS किल्बी। इट वाज डेवलप्ड बाय JS किल्बी। ठीक है, अब जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, इनमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे मॉनिटर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉनिटर्स कौन सी जनरेशन में आए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? थर्ड जनरेशन में। कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये देखो फोटो लगाई हुई है, ये हमारे पास मॉनिटर है। ठीक है, कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो तीसरी जनरेशन में शुरू हुए, और लैंग्वेजेस भी आना शुरू होगी, जैसे फोर्ट्रान 2 है, 2.4 है, कोबोल बेसिक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस एम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एल्गोरिथमिक ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पास्कल है। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस आना शुरू होगी। और जो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर से उनका यूज किया जाता था एयरलाइन सिस्टम में, मार्केट फोरकास्टिंग में, यानी कि शेयर मार्केट वगैरह में, और क्रेडिट कार्ड बिलिंग एक्सेट्रा में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पेपर में ये नहीं पूछेगा कि किस जनरेशन का ये पर्टिकुलर कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आने शुरू हो चुके थे, अब बहुत सारे कंप्यूटर आने शुरू हो चुके थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? एक तो सर्किट कौन सा यूज होगा, दूसरा इसमें कीबोर्ड और मॉनिटर्स की बात करी गई है, और तीसरी एक चीज और है इसमें, मेमोरी में टेप्स आनी, मैग्नेटिक टेप्स आनी शुरू हो चुकी थी इसमें। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन का मैं भूल गया बताना आपको कि इसमें जो मेमोरीज होती हैं, इसमें जो मेमोरी थी यानी कि जो स्टोरेज थी, स्टोरेज के लिए थी मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर, अब नोट करिए इस चीज को जल्दी से। सेकेंड जनरेशन जो हमारे पास कंप्यूटर से, उसमें जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी थी? मैग्नेटिक कोर। हाँ जी, मैग्नेटिक कोर। ठीक है, चलिए भाई, अब इसमें जहां पे तो टेप्स आना शुरू हो चुकी थी थर्ड जनरेशन में, तो ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, मेमोरी में डिस्कस करेंगे, वहां आपको बताऊंगा कि सारा सिस्टम क्या था। अब क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो लिखना पॉसिबल नहीं है जनरेशन में। अब नेक्स्ट आएगी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है बच्चे, ये वो कंप्यूटर हैं जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं। जो आपके पास आपका लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर रहा होगा। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन की शुरुआत हुई थी माइक्रो प्रोसेसर से। अब माइक्रो प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या डिफरेंस है, उनको समझने की कोशिश करना। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान से अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेना क्या है, क्योंकि बने एक ही चीज से हैं ये भी। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी अगर देखें तो इंटीग्रेशन ही हो रखी है, इसमें भी इंटीग्रेशन हो रखी है। अब होता क्या था कि जो तीसरी जनरेशन थी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे, वो लिमिटेड इंटीग्रेशन थी, है ना। गिन सकते हो आप यहाँ पे कि कितने सर्किट्स हैं, तो लिमिटेड थी बिल्कुल। लेकिन फोर्थ जनरेशन जब स्टार्ट हुई तो उसमें स्मॉल स्केल से इंटीग्रेशन होना शुरू हुआ, यानी कि 10 से 20 कंपोनेंट, 10 से 20 आईसी को इंटीग्रेट किया। फिर उसको मीडियम स्केल पे लेके गए जिसमें 100 कंपोनेंट्स थे, फिर उसको लार्ज स्केल पे लेके गए जिसमें 100 ऑफ थाउजेंड्स थे, फिर आया हमारे पास VLSI। अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, which of the following technology is used in fourth generation of computers,
तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे VLSI। आपने फिर माइक्रो प्रोसेसर नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है VLSI। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो आप प्रोसेसर देख रहे हो ना, जैसे इंटेल के प्रोसेसर देखे होंगे आपने, इंटेल के जो प्रोसेसर है इस तरीके से, ये VLSI टेक्नोलॉजी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जितने भी i3 i5 i7 ड्यूल कोर कोर P3 P2 P4 ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं प्रोसेसर्स के सारे क्या हैं? VLSI टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहां तक मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, क्योंकि ये सवाल ना एक बार पेपर में आया हुआ है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 404। ठीक है, अब देखो पहला प्रोसेसर भी इंटेल का था, और आज के टाइम पे भी इस इंडस्ट्री पे जिसने रूल करा हुआ है उसका नाम इंटेल ही है। आप देखोगे, आप 10 कंप्यूटर देखो एक साथ लगे हुए, 10 में से 9 कंप्यूटर्स में आपको इंटेल की चिप दिखेगी, इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर आपको दिखेंगे, एक आपको राइजन का भी दिख सकता है। ठीक है, सुना हुआ ना आपने? इंटेल और राइजन दोनों सुना होगा ना? समझ गए बात को? हाँ, राइजन है, इंटेल है, लेकिन जो रूल करा हुआ है ऑलमोस्ट 80 to 90% जो इंडस्ट्री है उसमें इंटेल ही है, ज्यादातर इंटेल ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जो 4th जनरेशन थी उसमें देखो आज के टाइम पे जितने कंप्यूटर है ना वो सब कुछ है इसमें। इनपुट आउटपुट डिस्प्ले यूनिट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर है, मतलब MICR है। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन है, लेजर प्रिंटर्स है, इसमें लैंग्वेज लगभग सारी यूज होती हैं, जैसे C है, C++ है, जावा है, ओरेकल है, PHP है, पाइथन है, .NET है, सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। अब देखो 1975 से लेके अब तक अगर ये चल रहा है तो इसमें वेरियस चेंजेस आए होंगे, स्पीड जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। आज से 15 साल पहले जो कंप्यूटर थे और जो आज के कंप्यूटर है ये दोनों 4th जनरेशन में है, लेकिन स्पीड का जमीन आसमान का फर्क है, मेमोरी का जमीन आसमान का फर्क है, तो डिफरेंस है ना। तो इसलिए मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसकी स्पीड कितनी है या मेमोरी कितनी है, या बेटर समझ सकते हो खुद से ही कि जो 4th जनरेशन है ये हम यूज कर रहे हैं, तो इसकी मेमोरी देखो TBs में है, 1 TB आ जाती है, नॉर्मल हार्ड डिस्क है ना, 512 GB 1 TB, ये तो नॉर्मल ही है, 2 TB नॉर्मल चल रहा है आजकल। तो ये उसकी मेमोरी का साइज है। पहले इतनी मेमोरी नहीं होती थी, पहले MBs में रहती थी, 1 MB है, 128 KB है, लेकिन 4th जनरेशन में क्या हुआ, TB तक हम पहुंच गए, टेराबाइट तक हम पहुंच चुके हैं। तो बताइए भाई, 4 जनरेशन तक समझ आ गया सभी को? मजा आ रहा है सभी को भाई? मजा आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? 512 MB क्लियर है भाई सबको? चलो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कहानी की तरह चलेगा, है ना, कहानी की तरह चलेगा। वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है तो। बाकी देखो अब हम बात करेंगे 5th जनरेशन की। अभी तक हमने प्रेजेंट की बात करी है, अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। 5th जनरेशन की अगर हम बात करें तो 5th जनरेशन की बात सबसे पहले हुई थी 1991 में। हालांकि अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, पूरी तरह नहीं बना है। 5th जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो रोबोटिक्स हैं, रोबोट्स आपने देखा होगा न्यूज पे आ रहे हैं, लेकिन फुली डेवलप नहीं है ना, अभी पार्शली डेवलप्ड है, तो वो 5th जनरेशन में काउंट होते हैं। जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज हो रही है कई जगह पे, लेकिन फुली डेवलप नहीं है, हर जगह भी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए ये अंडर डेवलपमेंट स्टेज पे है। इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज होगा वो होगा ULSI चिप्स, रहेंगे इसमें माइक्रो प्रोसेसर ही, लेकिन उसमें जो इंटीग्रेशन होगी वो अल्ट्रा लार्ज स्केल पे होगी, ULSI पे। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। इसके अलावा न्यूरॉन नेटवर्क्स, एक टर्म आती है न्यूरॉन नेटवर्क्स। अब न्यूरॉन नेटवर्क क्या होता है? न्यूरॉन मतलब विच इज रिलेटेड टू द ब्रेन, न्यूरोलॉजी जैसे होता है विच इज रिलेटेड टू ब्रेन, मतलब आप अपने दिमाग से कुछ सोच रहे हो और आपका कंप्यूटर वो चीज कर रहा है, इसे कहा जाता है न्यूरॉन नेटवर्क। कि आपका कंप्यूटर जो है इट इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन, आपका कंप्यूटर आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, जो आप सोचोगे आपका कंप्यूटर वैसे ही डेटा को प्रोसेस कर देगा, इसे बोला जाता है न्यूरल नेटवर्क। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसके अलावा AI के बारे में तो अब तो बहुत ज्यादा हमने सुना हुआ है, तो आपको पता ही होगा ये, और ये भी 5th जनरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको और पता होना चाहिए, ये नाम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी नाम है। ये नाम थोड़े से याद रख लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करना, गिनती के 15-20 नाम है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गिनती के नाम है। ठीक है जी, हाँ जी,
JBT नहीं होता, GPT है, चैट GPT, है ना। अब देख रहे हो ना, चैट GPT भी आया, अभी अभी लेटेस्ट ही आया। हाँ, उसकी बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो AI, है ना। अब उसके ऊपर भी काफी सवाल उठ रहे थे कि गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो बच्चे, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो होगी 5 हमारे पास जनरेशंस। अब पांचों जनरेशंस को मैंने एक ही स्लाइड में रख दिया है आपके सामने। ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, और ये माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। चारों जनरेशंस को ये शो करते हैं। चारों में कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, याद करना आसान होगा आपको। पहली जनरेशन में सर्किट कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC, चौथे में आ गया माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में भी माइक्रो प्रोसेसर है बट ULSI टेक्नोलॉजी के साथ है। अगर मेमोरी कैपेसिटी की बात करें, पहली जनरेशन में 20 KB, सेकेंड जनरेशन में 128 KB, थर्ड जनरेशन में 1 MB, फोर्थ में तो देखो चेंज होती जा रही है, अभी चेंज हो रही है क्योंकि चल रही है ना। और जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें तो बहुत ज्यादा मेमोरी होगी, अभी आई नहीं है ना वो जनरेशन। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड 300। थर्ड जनरेशन में ड्रास्टिक चेंज आया था क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे और 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, 300 से सीधा 1 MIPS पे आ गया था ये, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और एग्जांपल्स की आपको जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, फोर्थ जनरेशन में जो पेंटियम लिखा है, ये पेंटियम वही चीज है P2, P3, P4 जो कंप्यूटर होते थे व्हाइट कलर के बड़े बड़े, ठीक है, तो उनकी टेक्नोलॉजी थी। तो आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गया होगा। हमने हिस्ट्री सारी पढ़ ली है कंप्यूटर्स की, हमने जनरेशंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। देखो, डोंट कंपेयर इट विद सुपर कंप्यूटर्स, दे आर डिफरेंट। सचिन तिवारी, जो परम कंप्यूटर्स है ना, ये सुपर कंप्यूटर्स है, अभी आएगा देखना सुपर कंप्यूटर आगे, ये उनके साथ इनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। वो स्किप करो इस चीज को, क्योंकि सुपर कंप्यूटर तो यार आज से 20 साल पहले भी बना होगा, है ना। पहला सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें, क्रेवन जो पहला सुपर कंप्यूटर था तब थोड़ी था ULSI, उनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है, ठीक है। चलो बच्चे, अब नेक्स्ट देखो जी, थोड़ा सा कंप्यूटर समझते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। पूरी वर्किंग नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में बताऊंगा। तो डेफिनेशन हर किसी के लिए इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। जैसे इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा, टिपिकल इन द बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम। हम क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, प्रोग्राम कर सकते हैं ना इसको हम अपने अकॉर्डिंगली। वो उसी के अकॉर्डिंगली डेटा को प्रोसेस करता है, उसको स्टोर कर देता है, किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। तो इस तरीके से एक डेफिनेशन बनाई है। हम कोई इनपुट देते हैं जिसको हम डेटा बोलते हैं, वो उस डेटा को प्रोसेस करता है और हमें यूजफुल आउटपुट दे देता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इंफॉर्मेशन। जिसको हम क्या बोल देंगे? इंफॉर्मेशन। हाँ जी, बताओ दोस्तों, समझ आ गया ना? सिंपल सी बात है। कंप्यूटर का काम क्या है? उसको डेटा दो, जिसको वो इनपुट बोलता है, वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा और हमें यूजफुल आउटपुट देगा, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। बाकी पूरी कहानी जो है वो अगली क्लासेस में देखेंगे इसकी, ठीक है जी। क्लियर? हिंदी में बच्चे, हिंदी में कंप्यूटर हिंदी में नहीं होगा, नहीं होगा हिंदी में, क्योंकि इंडिया में नहीं आया ना ये, इंडिया में नहीं बना, ये फॉरेन में बना था। इंग्लिश सारी टर्मिनोलॉजी इसकी इंग्लिश में ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर आएगा हमारे पास, ठीक है। ये सारे मैंने क्लासिफिकेशन कर रखी है पूरी, ऐसे इमेज में आपको समझ आ जाएगा। ब्रॉडली 3 तरीके से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। फिर एनालॉग और हाइब्रिड की कोई और टाइप नहीं है। जो डिजिटल कंप्यूटर है, जो आप यूज करते हो कंप्यूटर, वो डिजिटल होता है। उसको आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और दूसरा, ये कैटेगरीज क्या है? एक तो पर्पस वाइज, स्पेसिफिक पर्पस होता है, जनरल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं। फिर उसके बाद आता है परफॉर्मेंस वाइज या साइज वाइज, जिसमें एम्बेडेड कंप्यूटर आएंगे, माइक्रो आएंगे, मिनी आएंगे, मेन फ्रेम आएगा, सुपर कंप्यूटर आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो कोई भी अगर आप डिजिटल डिवाइस देखोगे, आप देखते ही बता दोगे कि ये कौन सा कंप्यूटर है। इस चीज की फुल गारंटी है, ठीक है जी। चलो भाई, शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की। तो भाई एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ऐसी कोई भी मशीन जिसको प्रोग्राम नहीं किया गया है, मतलब वो बाइनरी फॉर्म में नहीं है, 0 1 में नहीं चल रही है,
वो मैकेनिकल है, ठीक है, वो क्या है, मैकेनिकल कह सकते हो आप उसको, जो किससे चलती है, फिजिकल फॉर्म में चलती है, फिजिकल फॉर्म में वो चेंज होती है, उसको बोला जाता है जी एनालॉग कंप्यूटर। कोई भी ऐसी मशीन जो फिजिकल फॉर्म में चेंज हो उसको बोला जाएगा एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी जो जैसे पुरानी गाड़ियां थी, मारुति 800 की बात करो, उसका जो स्पीडोमीटर है वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। हमारे घर में जो घड़ियां लगी होती हैं है तो ऑटोमेटिक है ना, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो ऑटोमेटिक चल रहा है वो कंप्यूटर है, लेकिन फिजिकली चेंज हो रही है ये चीज, सुइयां इधर उधर हो रही है ना, तो इसलिए क्या है, एनालॉग है, ठीक है। ये देखो स्पीडोमीटर है, ये क्या है, एनालॉग है। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, ये भी फिजिकल फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास वोल्टेज है जो पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करता है, ठीक है, तो वोल्टेज मीटर भी है, ये भी क्या है, एनालॉग है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इन दिस डेटा और नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूसली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकली चेंज करे डेटा को, फिजिकली अगर चेंज होके डेटा रिप्रेजेंट करे, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, एनालॉग कंप्यूटर। बताओ सबको समझ आया भाई? अगर सबको समझ आ चुका है तो एक एक एग्जांपल, हाँ जी, एक एक एग्जांपल आपकी तरफ से, हाँ जी, जल्दी से। अगर समझ आ चुका है एनालॉग कंप्यूटर तो एक एक एग्जांपल आपकी तरफ से। देखो अपने कमरे में क्या दिख रहा है आपको एनालॉग, हाँ जी, बताओ क्या दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रिक मीटर, जो पुराने मीटर थे, है ना, जो ऐसे चेंज होते थे, जो इसके ऐसे घूमता रहता था, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल है। हाँ, स्कूटी में स्पीडोमीटर है, बिल्कुल जी। इन्वर्टर में भी होता है, बिल्कुल होता है। स्टॉप वॉच, वेरी गुड। क्लॉक है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। स्टेबिलाईजर, जो पुराने स्टेबिलाईजर थे, बटन दबा के जो ऐसे आगे पीछे होते थे, बिल्कुल सही है। वाटर मीटर, वॉल क्लॉक, रोलेक्स, रोलेक्स मेरे पास नहीं है बट वो भी एनालॉग ही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए भाई, हाँ, बीपी के मशीन भूल गए थे हम, बीपी की मशीन भी होती है, वो डिजिटल भी होती है, एनालॉग भी होती है, अलग अलग है। जो पुराने डॉक्टरों ने रखी हुई है ना, ऐसे ऐसे करके होती थी, और जिसमें मरकरी ऊपर नीचे होता था, तो वो क्या है, एनालॉग है। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल के ऊपर। तो डिजिटल आपके सामने है जी। इन दिस प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय ऑपरेटिंग डिस्क्रीट डेटा, न्यूमेरिक डेटा जो होता है, रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल बाय परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक प्रोसेसेस ऑन डेटा फॉर्म इन ए स्टोर्ड प्रोग्राम। अब सिंपली आसान शब्दों में बताता हूं क्या होता है डिजिटल। कोई भी चीज डिजिटल तब होती है जब एक तो वो प्रोग्राम्ड हो, एक तो वो प्रोग्राम्ड हो, और दूसरा उसमें जो डेटा है वो 0 1 की फॉर्म में हो, ठीक है। जो 0 1 में प्रोसेसिंग करे, जो डेटा की प्रोसेसिंग 0 1 की फॉर्म में करे, और वो अगर प्रोग्राम्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो डिजिटल मशीन है, जहां डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे हमारी डिजिटल वॉच है, इसके अलावा हमारा कंप्यूटर है, जो आजकल गाड़ियां आ रही हैं उसमें डिजिटल हमारे पास स्पीडोमीटर्स होते हैं, इस तरीके से, ये क्या है, डिजिटल स्पीडोमीटर्स हैं। डिजिटल बीपी चेक करने वाली मशीन्स होती हैं, वो सारी क्या है, डिजिटल हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, डिजिटल। मोबाइल आपका डिजिटल है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक मीटर आजकल डिजिटल आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बिजली मीटर, स्मार्ट वॉच, टीवी, हाँ टीवी तो ऑब्वियसली डिजिटल ही होगा, ठीक है। पीसी, पूरा पीसी ही डिजिटल है भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि डिजिटल क्या चीज होती है, ठीक है, कहीं पे भी यूज हो सकती है इन चीजों का, डिजिटल कंप्यूटर्स का। फिर आता है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई आपका कंप्यूटर हो जिसमें एनालॉग डेटा भी आए और डिजिटल डेटा भी आए, मतलब एनालॉग डेटा भी आना चाहिए, डिजिटल भी आना चाहिए। नॉर्मली गाड़ी की एग्जांपल लेके चलते हैं, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर आपके सामने, जो इंडिया में आजकल गाड़ियां आ रही है सब में ऐसा ही है कि ये भी एनालॉग है, सुइयां चल रही हैं, ये भी एनालॉग है, स्पीड दिखा रही है, और बीच में क्या है, एक स्क्रीन लगी हुई है। और ये स्क्रीन क्या है हमारे पास, जो स्क्रीन क्या है हमारे पास, ये डिजिटल है। तो जिसमें, जिस कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों चीजें आती हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। वो क्या होता है हमारे पास, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, अपना हॉस्पिटल्स में जाओगे, वहां पे ये मशीन हाइब्रिड होती है, एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करते हैं। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एनालॉग भी काम हो रहा है, डिजिटल भी हो रहा है, ठीक है। तो हर जगह लगभग आपको ये चीजें एग्जांपल्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट देखो, हाँ, एटीएम। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करेंगे क्योंकि एनालॉग और हाइब्रिड का दोनों में आगे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन डिजिटल में क्लासिफिकेशन है।
तो ब्रॉड बेसिस पे देखें तो दो तरीके से डिजिटल कंप्यूटर्स को हमने करा हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है, जिसमें पहली टाइप आती है हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं? वो कंप्यूटर जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क करने के काम होते हैं, ठीक है। वो कंप्यूटर्स जो कोई स्पेसिफिक टास्क करें उनको बोला जाता है जी स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हमारी लाइट्स होती हैं, है ना, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये वाली हरी ग्रीन वाली है, ठीक है। इनका काम क्या है? इनका बस यही काम है, 30 सेकंड बाद कभी रेड हो रही है, कभी ग्रीन हो रही है, कभी येलो हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली काम कर रही है। लेकिन इनका सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? कि जो अपना ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना। तो ये क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स है। ये क्या है मेरे पास? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स है। उसके बाद जो एटीएम मशीन है, भाई एटीएम मशीन का एक स्पेशल पर्पस है। इस पे जाके आप, ऐसा नहीं है कि वीडियो गेम खेल लोगे या गाने सुन लोगे, इसमें से नहीं सुन सकते। इसका एक स्पेशल काम है, और वो क्या है कि भाई पैसों की ट्रांजैक्शन करना, बेसिकली ट्रांजैक्शन करना इसका बेसिक काम है, ठीक है। ऑटोमेटेड क्या होता है? टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऐसे कुछ होता है ना इसका। तो ये सारा क्या है हमारे पास? दोनों ही एग्जांपल्स हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, जो आप सबके पास है। आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका पीसी, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। अब मेरा कंप्यूटर है, मैं उस पर गेम खेलूं, मैं उस पर मूवीज देखूं, गाने सुनूं, यूट्यूब चलाऊं, है ना, या फिर इसमें अपने नोट्स बनाऊं, जहां स्टडी करूं, बहुत सारे काम कर सकता हूं, है ना, कोई भी काम कर सकता हूं। तो वो जनरल पर्पस कंप्यूटर आ गया, है ना। तो जितने भी आपके पास सारे कंप्यूटर्स है, वो सारे के सारे क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो पीसी है। तो हाँ जी बच्चे, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस दोनों में डिफरेंस समझ आ गया भाई? हाँ जी भाई, हाँ जी बच्चे, समझ आ गया सभी को? मैं एक बार देख लूं फिर से, दुख दर्द मुझे दिख रहे थे बच्चों के, बता दो अगर है तो। अभी मैं मैसेज पढ़ रहा हूं। यार टेंशन मत लिया करो, स्ट्रेस बड़ी लेते हो। जैसे मैं देख रहा था ना, कल मैंने ऐसे एक वीडियो बना दी, क्योंकि यार मेरे पास मैसेज सच में बहुत आ रहे थे कि डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। तो मैंने कहा कि चलो एक दिन के लिए टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट है। उसमें भी कुछ बच्चे कमेंट पता क्या कर रहे हैं? ये हम इसको नहीं मानते हैं, जिन्होंने आज खरीदी है वो क्या करें। यार मैंने स्पेशली बोला था कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो वीकर सेक्शन से हैं। और ईडब्ल्यूएस का मतलब वो नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम बताई हुई है कि जिनकी 8 लाख से कम सैलरी है एनुअली, फैमिली इनकम है, वो ईडब्ल्यूएस में आएंगे, वो वाले नहीं थे। वो जो फाइनेंशियली वीक है यार, जो 800 पे नहीं कर सकते। अब जिन्होंने परचेज कर लिया 800 में, उनके पास थे तभी तो परचेज करिए ना उन्होंने। तो ये उनके लिए था। ईडब्ल्यूएस का इससे कोई मतलब नहीं था भाई मेरा। और मैंने ये वीडियो में भी बताया हुआ है कि ये ईडब्ल्यूएस गवर्नमेंट वाला नहीं है। जो फाइनेंशियली वीक है, जो 800 पे नहीं कर सकते, वो 500 कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बाकी काफी बच्चों ने अप्रिशिएट किया। मैंने उसमें कहा था कि जो पूरी फीस पे कर सकते हो वो प्लीज पूरी करें। और मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स ने फुल फीस ही पे करी हुई थी कल में। 30 स्टूडेंट्स ने। मैं वादा करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने कल पूरी फीस पे करी है ना, उनको एक्स्ट्रा कुछ जरूर मिलेगा फ्री में। एक्स्ट्रा 100% कुछ ना कुछ हम अवेल जरूर करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो सारा डेटा है ही है। ये मैंने कल ही सोच लिया था, क्योंकि ईमानदारी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए ना। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आपको कैसे पता चलेगा कि इनके पास पैसे हैं या नहीं। भाई ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि मैं आप पे यकीन करूं। मैं अगर ये चाहता हूं कि आप मेरा यकीन करें, तो उसके लिए मुझे आप पे भी यकीन करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है बस, ठीक है। चलो बच्चे, अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट आएंगे हमारे पास, देखो जनरल पर्पस कंप्यूटर हो चुका है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, उनकी साइज और परफॉर्मेंस के लेवल पे कैसे हमने कंप्यूटर्स को बनाया है। तो उसमें सबसे छोटा जो कंप्यूटर आता है दैट विल बी एम्बेडेड कंप्यूटर्स। इसमें इस कैटेगरी में सबसे पहले कंप्यूटर आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। जैसे हमारी घड़ी है, ये जो घड़ी है ना, इसमें जो कंप्यूटर है वो एम्बेडेड है। जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसमें क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं। जो आईओटीज होती हैं, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने कभी टीवी पे ये ऐड देखी होगी कि गर्मियां आ चुकी हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हो और आपने क्या किया, अपने मोबाइल से ही अपने घर का एसी ऑन कर लिया, है ना, घर से एसी ऑन कर लिया। तो कैसे ऑन हो गया भाई? कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग रही होगी ना, कुछ ना कुछ नेटवर्क बैठा होगा। तो वो क्या था, उसमें एक कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर, जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बना है कि तुमने भाई ये करना है, एसी को ऑन करना है, ऑफ करना है, उसके जो
जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो। जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, माइक्रोवेव्स में भी ये चीज आती है कि माइक्रोवेव्स में जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं उनका काम क्या होता है कि भाई कितना गर्म करना है, कितना ठंडा करना है, कब माइक्रोवेव चलाना है, कब ओवन चलाना है, वो चीज बताते हैं। वैसे ही जो वॉशिंग मशीन में लगे होते हैं उनका एम्बेडेड कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग क्या होती है कि कपड़े कैसे धोने हैं, है ना। वो खाना नहीं पकाएगा, वो कपड़े धोएगा, सबके अलग अलग काम है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सिस्का लाइट्स, हाँ बिल्कुल सिस्का बल्ब्स, इरफान खान साहब की आती थी ना एड, है ना, बी स्मार्ट वो वाली। तो नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड कंप्यूटर में क्वेश्चन पता कैसे आता है कि जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं इसमें कौन सा कंप्यूटर होता है, बस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर, जितने भी आईओटीज हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, उन सब में ही किसका यूज होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर्स का यूज होता है। समझ गए बात को जी? क्लियर है भाई? पहला कंप्यूटर भूलना नहीं है किसी ने भी। अगर आपने पूरी क्लास देख ली ना, आप देखोगे, आपको मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ, पहली 3 क्लासेस देख लेना, आपको लगेगा हमने सारा कंप्यूटर पढ़ लिया है, अब हम ही भगवान है। आपको ऐसा लगना, फील आने शुरू होगी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं छोड़ा हुआ, मैं सब कुछ करवा दूंगा आपको। यूपीएससी है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है कहाँ से पेपर डाल दे। तो इससे पहले कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करें, हम सब चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। पर हाँ, आपको मैं बताता रहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर बच्चे वो कंप्यूटर हैं जो हम यूज करते हैं। जितने भी कंप्यूटर आप यूज करते हो वो सारे माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, चाहे वो आपका मोबाइल है, वो सारे क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। समझ गए बात को जी? क्या होंगे माइक्रो कंप्यूटर्स? क्या होंगे बच्चे माइक्रो कंप्यूटर्स? जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, ठीक है। चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे वो आपका पीसी है, चाहे वो आपका टैबलेट है, दे ऑल आर कंसिडर्ड माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। जिनको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जो किसी एक पर्सन के लिए होता है, उसको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। चलो बच्चे, अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएंगे मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी और माइक्रो में बच्चा कंफ्यूज होता है ना। माइक्रो जो एक बंदा यूज करे वो माइक्रो है, सबसे छोटा। उससे बड़ा आता है मिनी कंप्यूटर, जिसको 10 20 50 200 लोग देख ले, है ना। जो मतलब एक कंपनी है, मान लो एक एग्जांपल लेके चलता है, एक कंपनी है। अब कंपनी का डेटा एक कंप्यूटर में स्टोर रहा होगा, कंपनी का डेटा एक कंप्यूटर में स्टोर रहा होगा। तो उस डेटा को कितने लोग एक्सेस करेंगे? जितने कंपनी में के एम्प्लॉइज हैं। मान लो अगर 50 तो एम्प्लॉइज हैं, तो वो जो सर्वर होगा, जो मेन कंप्यूटर होगा, वो कौन सा होगा? मिनी कंप्यूटर होगा, विच इज पावरफुल एंड फास्टर देन दी पर्सनल कंप्यूटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके कंप्यूटर की रैम 16 GB है, तो वो जो मिनी कंप्यूटर होगा उसकी रैम 64 GB होगी, 128 GB होगी, ठीक है। मान लो आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो मान लो 512 GB की है, तो इसकी जो होगी वो हो सकता है 3 4 5 10 TB की रही हो, इस तरीके से। समझ गए ना बात को? तो ये होता है मिनी कंप्यूटर विच इज लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। लास्ट में बताऊंगा थोड़ा सा मैं इसको। उसके बाद आएगा हमारे पास मेन फ्रेम। मिनी कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो आपने क्या करना है। अच्छा एक चीज बताना, बताना कौन कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। बैंक के नाम बताना मुझे एक बार, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है? बैंक का नाम बताना, शाबाश। क्या बात है, देखो SBI। और ये भी बता देना कि ऐप कौन कौन यूज करता है। भाई एक बार हाथ खड़े करके बताना, ऐप कौन कौन यूज करता है जो होती है नेट बैंकिंग? कौन कौन है नेट बैंकिंग वाला? हाँ, करते हो ना ऐप यूज। अब देखो, आपका मान लो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ज्यादातर SBI वाले थे इसलिए मैंने SBI का ही नाम लिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, मान लो मेरा भी अकाउंट है, या कोई मान लो ये मान के चलो केरला में बैठा हुआ उसका भी अकाउंट है, एक असम का है उसका भी अकाउंट है, एक मान लो गुजरात से है उसका भी अकाउंट है। तो ये सारे कभी भी चाहे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू, है ना। सारे चाहे अपना जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। तो जो हम बैलेंस जब हम चेक करते हैं, जहाँ किसी को पैसे भेजते हैं, तो उसका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर रहा होगा ना।
कहीं एक जगह पे स्टोर रहा होगा, ठीक है। तो जहां पे वो डेटा स्टोर रहा है, स्टोर हो रहा है या स्टोर है, वो होता है एसबीआई बैंक का सर्वर, वो होगा एसबीआई बैंक का सर्वर। और उस सर्वर पे तो करोड़ों लोग जा रहे हैं। जैसे मेरा मन करेगा मैं अभी बैलेंस चेक कर लूंगा, तो मैं पहुंच गया ना सर्वर तक अपने आप ही, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाया और पहुंच गया सर्वर तक। तो करोड़ों लोग डेली बेसिस पे सर्वर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो जब मान लो एक कंप्यूटर पे करोड़ों लोग एक्सेस कर रहे हो, तो उस केस में जो कंप्यूटर होगा वो कौन सा कंप्यूटर होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। वो कौन सा कंप्यूटर होगा? मेन फ्रेम, जिसको कहा जाता है बिग आयरन, ठीक है। इस तरीके से होता है ये कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर्स की तरह नहीं होता, ये अलग ही तरीके का होता है। इसमें क्या होता है देखो, इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, और ज्यादातर इनका यूज किया जाता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सर्वर की फॉर्म में, उनके सर्वर की फॉर्म में। बताओ मुझे ये चीज समझ आई आपको कि नहीं? हाँ जी। कल को अगर आपने बैलेंस चेक किया अपने अकाउंट का, तो देख लेना, याद रखना कि एसबीआई के मेन फ्रेम तक पहुंचे हो आप, ठीक है। समझ गए बात को? हाँ जी, 24/7 चलते रहते हैं, तो है ही है, ठीक। अब उसके बाद आएगा सबसे पावरफुल कंप्यूटर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सुपर कंप्यूटर, जो कि मेन फ्रेम से भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जो कि मेन फ्रेम से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो कुछ इस तरीके से है जी, इसको हम कहेंगे सुपर फास्ट, सुपर लेबल, सुपर स्टोरेज, सब कुछ इसका सुपर सुपर सुपर, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। अब ये मान के चलो कि भाई इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सुपर कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है बच्चे, फास्टेस्ट, लार्जेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव डिजिटल कंप्यूटर होता है। अब ये क्यों होता है ऐसा, इसको समझो। देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है, हालांकि सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है हाईली एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस के लिए, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ आपके एरिया में कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? फटाफट अपना मोबाइल निकालोगे और देखोगे नहीं कल नहीं है बारिश, या फिर आप कहोगे 50% चांस है, कोई कहेगा 30% चांस है ना। आपसे अगर मैं पूछूं कि अगले हफ्ते बारिश होगी, आप फटाफट मोबाइल निकालोगे और आप कहोगे कि है या नहीं है। हम कैसे कर लेते हैं ये चीज? ये डेटा कौन कौन करता है वैल्यूएट, इसको कौन कैलकुलेशन करता है इतनी ज्यादा? भाई ये कैलकुलेशन करते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स का ज्यादातर यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में, इस डिपार्टमेंट में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि वेदर के बारे में बताने के लिए आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये देखो, पिछले 500 साल का डेटा देखना पड़ेगा, इस 500 साल में कब ये टेम्परेचर था वो वाला डेटा देखना पड़ेगा। तो इतनी हाईली कैलकुलेशंस के लिए आपको सुपर स्पीड चाहिए, सुपर लाइबिलिटी चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए होगी ज्यादा से ज्यादा 500 साल का डेटा स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। क्लियर? अब कुछ और नोट्स जो याद रखने वाली चीजें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सेमोर क्रे का नाम याद रखना भाई, यही वो इंसान थे या जहां से सुपर कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, जो मैं शायद इस क्लास में नाम ले चुका हूं, क्रे 1। 1976 में इसको पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। अब आप अगर गूगल सर्च करोगे तो 1959 में भी एक सुपर कंप्यूटर आया था, बट उसको पहला सुपर कंप्यूटर नहीं कहा जाता है, हो सकता है वो इनकम्प्लीट हो, ठीक है। तो प्लीज गूगल वाली नॉलेज मत बताना, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? क्रे 1, विच इज डेवलप्ड बाय सेमोर क्रे, ठीक है। उसके बाद जो आज तक का, आज की डेट का, और ये चेंज भी हो सकती है, मान लो अगर आप 6 महीने बाद इस लेक्चर को देखोगे तो हो सकता है ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, लेकिन आज तक का जो सबसे सुपर फास्ट, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। इट इज डेवलप्ड बाय यूएसए, ठीक है। ये करंट एसोसिएटेड है, पहले बता दूं मैं, इट कैन बी चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फ्रंटियर। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की। देखो अभी तक हमने बात करी है पहला सुपर कंप्यूटर दुनिया का, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया का, अब इंडिया का भी पता होना चाहिए। इंडिया की अगर हम बात करें तो भाई विजय बी भटकर, ये नाम याद रखना। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था परम 8000, विच इज डेवलप्ड इन 1991। ये किसने डेवलप किया था? पीजे बी भटकर ने, ठीक है। और आज के टाइम पे, आज की डेट की अगर हम बात करें तो परम सिद्धि एआई इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिसकी स्पीड क्या है? 6.5 पेटाफ्लॉप्स, 6.5 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। अब आपने कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि फ्रंटियर की स्पीड कितनी है, क्वाड्रिलियंस में है,
इसकी स्पीड तो क्वाड्रिलियंस में होगी, लेकिन आपने कमेंट करके बताना है वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? पहला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, हमने हर एक चीज डिस्कस की है, अबैकस से लेके लास्ट तक हमने हर एक चीज डिस्कस की है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे मैंने बता दिए आपको। अब आपने क्या करना है, ये जो पीपीटी है ये एज इट इज आपको मिल जाएगी आपके नोट्स में। नोट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो देखो, पिंड कमेंट जो नीले रंग का कमेंट है ना, उस पर क्लिक करो, वहां से आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लो, नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में होते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको आज के आज ही पढ़ लेना, अभी आपने पूरा देखा है, इसको आज ही के आज ही पढ़ लेना। बाकी एक बार ऐसा करो, सारे एक बार लाइक करो, शाबाश। जितने स्टूडेंट आप देख रहे हो एक बार लाइक करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक का प्लान भी बताता हूँ थोड़ा सा। शाबाश, जल्दी से कर लो, जल्दी से लाइक कर लो भाई। चलो, अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेमोरी। सेकंड चैप्टर हम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने ये खत्म करा, हमने हिस्ट्री पढ़ी है कंप्यूटर्स की, हमने जनरेशंस पढ़ ली, हमने टाइप्स देख लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ेंगे। अब हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस भी आएंगे, आउटपुट डिवाइस भी आएंगे, प्रिंटर वगैरह सारा कुछ आएगा। और मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद तीसरा चैप्टर होगा हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। तो अब जो नेक्स्ट आपकी क्लास होने वाली है ना कंप्यूटर की, वो नेक्स्ट संडे होगी, ठीक है, सेम टाइम पे 1 PM पे नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट संडे को होगी। आपके पास एक वीक का टाइम है, इस एक वीक में जितने भी आपको मैं नोट्स दूंगा वो सारे नोट्स आपने पढ़ लेने हैं, इस पीपीटी को आपने रिवाइज कर लेना है एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगली क्लास में पहले वो डाउट देख लूंगा मैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी आप कोई भी सुझाव देना चाहे, कोई भी अप्रिशिएशन, वो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ठीक है, उसका यूज करा करिए। अगर आप कमेंट्स लिखते हो अच्छे अच्छे तो बड़ी खुशी होती है, कमेंट्स पढ़ के बड़ा मजा आता है अगर आप अच्छे कमेंट लिखते हो। अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हो वो भी दे सकते हो नेक्स्ट क्लास में, उस चीज को अगर अच्छी हुई तो उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा, पर कल वाले टेस्ट में 240। देखो, कल वाला फुल लेंथ मॉक टेस्ट था ना, वो मैं चेंज करवा दूंगा। एक्चुअली 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया था गलती से, वो 100 का हो जाएगा, डोंट वरी, अगली क्लास में, ठीक है। कितनी क्लासेस में कंप्लीट होगा? ऑलमोस्ट 10-11 क्लासेस में। जैसे इस वीक एक क्लास है, अगले वीक एक क्लास है, फिर वीक डेज में क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है। 11 क्लासेस में हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि लंबी क्लास रखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस क्लास को, मैंने भी बहुत इंजॉय किया है, आई होप आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। क्लासेस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसमें अगर कंप्यूटर है ना, तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है उसके लिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।